सी 326 अध्याय 326 कोई जहर मुझे जहर नहीं दे सकता। अध्याय 326 कोई भी जहर मुझे जहर नहीं दे सकता। वे इतनी जल्दी में क्यों हैं? ये जियाओ ने असमंजस में बुदबुदाया और अपनी दिव्य भावना जारी की, जिसने पूरे रहस्यवादी शहर को घेर लिया। बहुत जल्दी उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है। यह पता चला कि मिस्टिक सिटी के सिटी लॉर्ड, मिस्टिक सॉरियन क्षेत्र में आधा फुट का विशेषज्ञ, किसी अज्ञात द्वारा चुपचाप हत्या कर दी गई थी। यह एक बार की मार थी। किसी ने बिना कोई मेहनत बर्बाद किए बड़ी सफाई से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह स्पष्ट था कि हत्यारा न केवल अपनी उपस्थिति को छिपाने में पारंगत था, बल्कि वह मिस्टिक सिटी के अमृत सिटी लॉर्ड से भी अधिक शक्तिशाली था। इसी वजह से लोगों का झुंड सिटी लॉर्ड मिशन की ओर जा रहा था। सबको जल्दी पड़ी थी। ओह, यह तुम हो। जहां तक ये जियो का सवाल है, वह आसानी से उस हत्यारे का पता लगाने में सक्षम था जिसने सिटी लॉर्ड को मार डाला था। यह वह था जो अभी अभी एक रहस्यवादी संप्रभु बन गया था। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरा रंग था जो उसे अपनी उपस्थिति छिपाने में मदद कर रहा था। अगर वह भीड़ में भी चला जाए तो कोई उसे देख या समझ नहीं पाएगा। उसके बारे में कुछ अजीब है। ये जियाओ ने उस व्यक्ति को गहराई से देखते हुए बुदबुदाया। उसके शरीर के चारों ओर के सुनहरे रंग के अलावा, जो काफी रहस्यमय था, उसका हृदय ऊर्जा का एक अंतहीन उछाल पैदा कर रहा था। इस ऊर्जा का अराजकता और उसके भाग्य से एक अजीब संबंध था। हाँ, अराजकता की नियति। हर गुजरते पल के साथ वह संबंध और भी मजबूत होता जा रहा था। हालांकि यह अंतर इतना छोटा था कि दर्जनों वर्षों के बाद भी किसी के द्वारा खोजा नहीं जा सका। ये जो अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों के कारण इसे खोजने में सक्षम था, जिसे उसने पहले ही सक्रिय कर दिया था जब उसे पता चला कि उसके बारे में कुछ अजीब था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वे इस अराजकता का अगला राजा है। ये जियाओ अभी भी गहरी सोच में था जब अराजकता के कमल ने उसके मन में उठते सवाल का जवाब दिया। इसने बोलना जारी रखा, वह हु जियाओ है, वह व्यक्ति जो आपको पूर्वजों के अजूर मकबरे तक ले जाएगा। वह उत्तराधिकारी के साथ साथ अराजकता के वर्तमान राजा का वंशज भी है। उसने न केवल विरासत प्राप्त की है, अराजकता के वर्तमान राजा हुवक्सियाओ ने भाग्य का मोती भी प्राप्त किया जो उसे अराजकता का अगला राजा बनाएगा। उसके दिल से आने वाली ऊर्जा की निरंतर वृद्धि जिसे आप महसूस कर रहे हैं, वह वास्तव में भाग्य के मोती की ऊर्जा है जो हुजियाओं के भाग्य और इस अराजकता के भाग्य के बीच एक संबंध स्थापित कर रही है। इस तरह अराजकता के वर्तमान राजा हुवक्सियाओं का उदय हुआ। हु जियाओ उनके नक्शे एकदम पर चलेगा। वैसे भी यह मामला आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। इस अराजकता में प्रकृति को उसके अनुसार चलने दें। हस्तक्षेप न करें। आप इस अराजकता के प्राणी नहीं हैं। यह पूरी अराजकता आपके लिए जल्द से जल्द मजबूत बनने के लिए एक साधना स्थल है। जितना संभव हो सके, न कुछ अधिक और न कुछ कम। इतना समझाने के बाद अराजकता का कमल चुप हो गया, और यही बात ये जियो के लिए भी लागू होती है। वह शांत भी हो जाता है। अराजकता का कमल ये जियाओं के दिमाग में एक नया सवाल लेकर आया। लोटस का क्या मतलब है जब वह कहता है कि वह इस अराजकता का प्राणी नहीं है और पूरी अराजकता उसके लिए सिर्फ एक खेती का मैदान है? हालांकि ये जियाओ जिज्ञासु था। वह जानता था कि जब तक वह उसे दिया गया मिशन पूरा नहीं कर लेता, उसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। जब तक वह 108 नियम स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करता है, वह अपने इच्छित सभी उत्तर प्राप्त कर सकता है। हु जियाओ अभी एक खाली गली में चला गया था जब उसने अपनी आंखों के सामने एक रोशनी चमकती देखी, और फिर एक व्यक्ति हवा से बाहर आया। आप कौन हैं? हु जियाओ तुरंत सतर्क हो गया।
कोई व्यक्ति जो इस तरह कहीं से भी प्रकट हो सकता है वह एक अत्यंत शक्तिशाली चरित्र होना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे यहाँ तक कि एक नवंबर आरोही रहस्यवादी संप्रभु के रूप में भी इस व्यक्ति के आगमन को महसूस करने में असमर्थ था। ये जियाओ ने हू जियाओ को देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। एक व्यक्ति जिसका मैं इंतजार कर रहा था। हू जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उसने अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी और ये जियाओ को देखना जारी रखा। ये जियाओ ने भी अपने चेहरे पर वही मुस्कान बनाए रखी और फिर से बोला, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपने इस शहर के सिटी लॉर्ड या ऐसी किसी भी चीज को क्यों मार डाला जो मुझसे संबंधित नहीं है। चलो सीधे अपने काम पर आते हैं। जैसे ही ये जियाओ ने बात की, उसकी नजर बहुत तेज हो गई और ऐसा लगने लगा कि वह हू जियाओ की आत्मा को भेदने में सक्षम है। हू जियाओ भयभीत था और उसे लग रहा था कि अगर ये जियाओ चाहे तो एक ही चाल में उसे मार सकता है। ये जियाओ ने अपनी तेज नजर नहीं हटाई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मुझसे कहा गया था कि आप मुझे पूर्वजों के अजूर मकबरे तक ले जाएंगे। आप वह व्यक्ति हैं। जैसे ही हू जियाओ ने आश्चर्य से कहा, बिजली की एक किरण उसके शरीर में दौड़ गई। 100 साल से अधिक समय हो गया है जब उस महिला ने उसे अपने पूर्वज की विरासत को विरासत में लेने का अवसर दिया था, जो अराजकता का वर्तमान राजा भी है। बदले में उसने उससे किसी को पूर्वजों के अजूर मकबरे तक ले जाने में मदद करने के लिए कहा। हालांकि अभी 100 वर्ष से अधिक ही हुए हैं। वे हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। भाग्य के मोती के कारण वे हू वुक्सियाओ द्वारा छोड़े गए पवित्र खेती के मैदान में प्रवेश कर सका, जहां समय बाहर की तुलना में 20 गुना धीमी गति से गुजरता है। यह उनकी शक्ति में तुरंत वृद्धि और एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति से रहस्यवादी संप्रभु बनने का कारण भी था। अब उक्त व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, हू जियाओ ने कहा। कुछ सेकंड के लिए रुका और बोला, हालांकि मैं पूर्वजों के अजूर मकबरे में प्रवेश नहीं करूंगा। वह इस भूमि का नंबर 1 निषिद्ध क्षेत्र है और कोई भी वहां से जीवित बाहर नहीं आया है। हालांकि मैं पहले से ही एक रहस्यवादी संप्रभु हूँ। मैंने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं उस स्थान से जीवित बाहर निकल पाऊंगा। मैं आपको प्रवेश द्वार तक ले जाऊंगा, लेकिन बाद में यह सब निर्भर है मैं आपको पहले स्थान पर मेरे साथ उस स्थान में प्रवेश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यदि यह तथ्य नहीं होता कि केवल इस भूमि के मूल निवासी ही पूर्वजों के अजूर मकबरे का प्रवेश द्वार ढूंढ सकते हैं, तो मैं आपको ढूंढने भी नहीं आता। इसके बाद ये जियाओ और हू जियाओ ने तुरंत पूर्वजों के अजूर मकबरे के लिए रवाना होने से पहले कुछ छोटी बातचीत की। कोई भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे वापस लौटना है और सभा में भी भाग लेना है। मिस्टिक सिटी में मुझे कुछ बड़ा करना है। जैसे ही वे दोनों पूरी गति से एक निश्चित दिशा में उड़ रहे थे, हू जियाओ बोला। ये जियाओ अचानक बीच हवा में रुक गया और हू जियाओ को भी रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे चिढ़ महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ये जियाओ ने कुछ ऐसा किया जिससे हू जियाओ हैरान रह गया। ये जियो ने पहले मिस्टिक फॉल्स की भूमि के एक बड़े हिस्से को कवर किया और फिर हू जियो के साथ अपना दृष्टिकोण साझा किया। ये जियाओ ने अपना दृष्टिकोण साझा करने का स्तर कैसे हासिल किया? यह वास्तव में बहुत सरल था। ये जियाओ ने अपनी शक्तिशाली चेतना का उपयोग उन छवियों को भेजने के लिए किया जिन्हें वह सीधे हू जियाओ के दिमाग के अंदर देख रहा था। अब मुझे बताओ, हमें कहाँ जाना चाहिए? बस मुझे बताओ और हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। हू जियाओ ने एक गहरी सांस ली और उत्तर दिया, उस जंगल को पूरी तरह से कोहरे से ढका हुआ देखो। वह शाश्वत कोहरे का जंगल है। ऐसा कहा जाता है कि जंगल बढ़ने से पहले भी कोहरा था।
वह कोहरा कभी गायब नहीं होता था। वैसे भी हमारी मंजिल है उस शाश्वत कोहरे वन का केंद्रीय क्षेत्र। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया, हु जियाओ का कंधा पकड़ लिया और गायब हो गया। जब वह दोबारा सामने आया तो वे हु जियाओ द्वारा बताए गए स्थान पर था। हु जियाओ हैरान था, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को दबा दिया, यह जानते हुए कि उस महिला से संबंधित कोई भी व्यक्ति कोई सामान्य प्राणी नहीं होगा। चलो चलें, हम उस पोर्टल से ज्यादा दूर नहीं हैं जो आपको सीधे पूर्वजों के अजूर मकबरे के अंदर ले जाएगा, हु जियाओ ने आगे बढ़ते हुए बताया। उसके पीछे ये जियाओ था। पोर्टल, ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। अपना सिर हिलाते हुए हु जियाओ ने हंसते हुए कहा, वह पोर्टल पूर्वजों के अजूर मकबरे का सच्चा प्रवेश द्वार है। हालांकि उस पोर्टल को प्रकट होने के लिए इस भूमि के मूल निवासी के रक्तसार की एक बूंद की आवश्यकता है। जैसा कि हु जियाओ ने समझाया, वे घनी झाड़ियों के सामने पहुंचे। कोहरा उनके लिए पहले से ही मुश्किल बना रहा था, जिससे वे स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो रहे थे। और इन झाड़ियों ने कोहरे के ऊपर जहरीली गैसों की एक और परत चढ़ा दी। हालांकि काफी रहस्यमयी जहरीली गैसें झाड़ियों की सीमा से बाहर नहीं निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने उन्हें कसकर पकड़ रखा है और उन्हें जाने नहीं दे रहा है। हमें इन झाड़ियों को पार करना होगा और हम वहां पहुंचेंगे, हु जियाओ ने समझाया और कुछ गोलियां निकाली। ये जियाओ को देने की कोशिश करते हुए कहा, ये गोलियां आपको जहर होने से रोक सकती हैं, बस इन्हें निगल लें, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अराजकता का कोई भी जहर मुझे जहर नहीं दे सकता। ये जियाओ रहस्यमय ढंग से हु जियाओ को देखकर मुस्कुराया और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करेंसी 227 अध्याय 327 पूर्वजों का नीला मकबरा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 327 अध्याय 327 पूर्वजों का नीला मकबरा। ये जियाओ के शब्दों ने हु जियाओ को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। हु जियाओ की नजर में चूंकि ये जियाओ उस महिला से संबंधित है जिसने उसकी किस्मत बदल दी, वे निश्चित रूप से असाधारण होगा। और इस विशाल अराजकता में किसी भी जहर का जहर न घुलना निश्चित ही असाधारणता का संकेत है। वह ये जियाओ को जहरीले कोहरे से भरी झाड़ियों के पार ले गया और एक हाथी जितने ऊंचे टीले के सामने पहुंचा। टीले की सतह पर जटिल ऋण खुदे हुए थे, जिन्हें दैवीय शिलालेखों द्वारा भी मजबूत किया गया था। हु जियाओ ने अपना अंगूठा काटा और उन ऋणों के केंद्र में रक्तसार की एक बूंद टपका दी, जिससे वे ऋण चमकने लगे। जल्द ही नीली ऊर्जा के टुकड़े इकट्ठा होने लगे और एक भंवर बन गया। यह भंवर वे पोर्टल था जो किसी व्यक्ति को पूर्वजों के अजूर मकबरे के अंदर ले जा सकता था। ये जियाओ ने संकोच नहीं किया। उन्होंने हु जियाओ को अलविदा कहा और पूर्वजों के अजूर मकबरे में प्रवेश किया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, वह एक विशाल और जटिल संरचना में प्रकट हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, आसपास का निरीक्षण करते हुए ये जियाओ ने गहरी सांस छोड़ी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि रानी द्वारा दी गई जानकारी में इस स्थान का वर्णन किया गया था। जानकारी के उन टुकड़ों के अनुसार पूर्वजों का नीला मकबरा एक विशाल और जटिल संरचना है और यह कई रहस्यों से घिरा हुआ है। इसका नाम इज़योर स्थान की प्रमुख रंग योजना की ओर संकेत करता है। नीले रंग के शेड्स, यह एक लघु दुनिया की तरह है जिसके अपने नियम और चुनौतियां हैं। यह जगह बिल्कुल गहरे समुद्र के रसातल की तरह है जो अनगिनत खतरों से भरी है। हालांकि गहरे समुद्र के रसातल के विपरीत यह स्थान किसी व्यक्ति की खेती को प्रतिबंधित नहीं करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इसलिए ये जियों का मानना था कि उसके लिए नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा।
रानी द्वारा दी गई जानकारी में इस निषिद्ध भूमि को एक विशाल भूल भुलैया के समान बताया गया है। इसमें मार्गों, कक्षों और खुले स्थानों का एक भूल भुलैया नेटवर्क शामिल है। इसकी जटिल संरचना में खो जाना आसान है। दीवारों और फर्शों को अक्सर रहस्यमय और जटिल पैटर्न से सजाया जाता है जो अंदर जाने वालों को मार्गदर्शन या गुमराह कर सकते हैं। पूर्वजों के अजूर मकबरे में कई विशाल स्तंभ और स्तंभ हैं। ये विशाल पत्थर की संरचनाएं भूमिगत स्थानों को सहारा देती हैं और जगह की भव्यता को बढ़ाती हैं। उनमें से कुछ में प्राचीन शिलालेख या नक्काशी हो सकती है। साथ ही कई अन्य अवसर भी हो सकते हैं जो एक योद्धा की ताकत को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये स्थान ऐसे खतरों को भी छिपाते हैं जो मिस्टिक फॉल्स की भूमि में सबसे मजबूत योद्धा को भी तुरंत मार सकते हैं। पूरे मकबरे में जाल और पहेलियां बिखरी हुई थीं। इन्हें प्रवेश करने का साहस करने वालों की बुद्धि और चपलता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई योद्धा दबाव प्लेटों पर कदम रखता है तो कुछ जाल ट्रिगर हो सकते हैं, जबकि पहेलियों के लिए योद्धा को पहेलियों को हल करने या प्रगति के लिए एक निश्चित तरीके से वस्तुओं में हेरफेर करने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक जाल और पहेली एक योद्धा की मृत्यु का कारण बन सकती है। जटिल संरचना को नेविगेट करने के लिए एक योद्धा को अक्सर पुलों और पैदल मार्गों का सामना करना पड़ेगा जो गहरी खाई तक फैले हुए हैं या भूमिगत नदियों को पार करते हैं। ये मार्ग टेढ़े मेढ़े और अनिश्चित हो सकते हैं, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। रानी की जानकारी ने कुछ महत्वपूर्ण अंशों को चिह्नित किया, जैसे कि यह मकबरा अपने भूमिगत जलमार्गों और नदियों के लिए जाना जाता है। वे पत्थर के फर्श के नीचे बहते हैं, कभी कभी पूर्ण अंधकार में। इन नदियों की खोज करना विश्वासघाती हो सकता है और वे छिपे हुए खंडों को छिपा सकते हैं या अप्रत्याशित खोजों का कारण बन सकते हैं। प्राचीनों के अजूर मकबरे में छिपे हुए खंड बिखरे हुए हैं। ये खंड नकली दीवारों, छिपे हुए दरवाजों के पीछे या भूल भुलैया की संरचना के भीतर ही छिपे हुए हैं। अंदर एक योद्धा को प्राचीन अवशेष, भूला हुआ ज्ञान या गुप्त खतरे भी मिल सकते हैं। ये खजाने मिस्टिक फॉल्स की भूमि में पैदा हुए अनगिनत योद्धाओं के पूर्वजों के अजूर मकबरे में प्रवेश करने का कारण भी हैं, भले ही वे जानते हों कि इस निषिद्ध भूमि से कभी भी कोई भी जीवित नहीं निकला है। जहां तक उस स्थान की बात है जहां डेथ सोर्स क्रिस्टल स्थित है, रानी की जानकारी के अनुसार कब्र के मध्य में एक भव्य हॉल है। यह ऊंची छत वाला एक विशाल और भव्य स्थान है। यह हॉल किसी समय सभा स्थल या संरचना के भीतर महत्व का केंद्रीय बिंदु रहा होगा। इसका उद्देश्य और इसमें छिपे रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। हालांकि डेथ सोर्स क्रिस्टल इस भव्य हॉल के अंदर कहीं छिपा हुआ है। कुछ अतिरिक्त जानकारी भी थी, जैसे कि कब्र के भीतर एक योद्धा को मंदिर जैसी संरचनाएं मिल सकती हैं जो विस्मयकारी और डराने वाली दोनों हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर महत्वपूर्ण खजाने होते हैं या आध्यात्मिक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान के रूप में काम करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जब ये जियो पूर्वजों के अजूर मकबरे में दिखाई दिया तो वे एक छिपे हुए खंड के अंदर दिखाई दिया। इस अनुभाग में 3 कमरे और एक हॉल था। प्रत्येक कमरे के द्वार पर दैवीय शिलालेख अंकित थे। उनसे एक दैवीय ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। जहां तक हॉल की बात है तो वह पूरी तरह से खाली था। एक अकेले खंबे के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। हालांकि इस स्तंभ के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात थी। एक पल के लिए ये जियाओ खंबे के पास जाना चाहता था और देखना चाहता था कि इसमें इतना अजीब क्या है, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और रुक गया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य भावना को छोड़ा और स्तंभ को छुआ, जिससे उनकी दिव्य भावना थोड़ी सी हिल गई क्योंकि स्तंभ से अथाह ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ जिसने उनकी दिव्य भावना के माध्यम से उनकी चेतना पर आक्रमण करने की कोशिश की। हालांकि
ये जियो ने तुरंत स्पर्श किए गए दिव्य सेंस को काट दिया और इन्फिनिटी एज ब्लेड को बाहर निकाल लिया। हम जैसे ही इन्फिनिटी एज ब्लेड को बाहर निकाला गया, ऐसा लगा कि खंबे पर सीधे गोली चलाने और उसमें छुरा घूमने से पहले उसे बहुत स्वादिष्ट और गुनगुनाहट महसूस हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि एबिसल एनर्जी को उकसाया गया था क्योंकि उन्होंने विस्फोट किया था और इन्फिनिटी एज ब्लेड पर हमला करने की कोशिश की थी। फिर भी वे ब्लेड का कुछ नहीं कर सके। इन्फिनिटी एज ब्लेड भक्षण मोड में प्रवेश कर चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्तंभ से कितनी रसातल ऊर्जा प्रवाहित हुई, इसने लालच से उन सभी को निगल लिया। धीरे धीरे इसकी गुणवत्ता और रैंक बढ़ने लगी। अपने कनेक्शन के माध्यम से ये जियो महसूस कर सकता था कि इस समय इन्फिनिटी एज ब्लेड कितना उत्साहित था। तो फिर तुम वही करना जारी रखो जो तुम चाहते हो, मैं वही करूंगा जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। ये जियो के शब्दों को सुनकर इन्फिनिटी एज ब्लेड कांप गया और एक धातु ध्वनि जारी की, जैसे कि ये जियो से सहमत हो। ये जियाओ मुस्कुराए और फिर अपने दिव्य ज्ञान से पूर्वजों के पूरे अजूर मकबरे को ढक दिया। उन्होंने खंभों को छूने से परहेज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड सार ज्वाला के साथ स्तंभ को छूने वाले दिव्य भाव के हिस्से को कवर किया। इस तरह भले ही एबिसल एनर्जी का विस्फोट हो जाए, इसका प्रतिकार किया जाएगा और इसे यूनिवर्स एसेंस फ्लेम द्वारा निगल लिया जाएगा। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह जगह डीप सी एबिस से भी अधिक अजीब और खतरनाक है। ये जियाओ ने गहरी आह भरी और महसूस किया कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी इस जगह से जीवित बाहर क्यों नहीं निकल पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्थान ऐसा कुछ नहीं था जिसे ओरिजिन फ्यूजन सॉवरियन क्षेत्र और उससे नीचे की योद्धाओं द्वारा खोजा जाना चाहिए था। इस मकबरे का पता लगाने के लिए एक योद्धा के पास रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र की ताकत होनी चाहिए। यह जगह किसी नरक से कम नहीं है। यह जगह न केवल सभी प्रकार के खतरनाक जालों से भरी हुई है जो रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र के नीचे किसी को भी तुरंत मार सकती है, बल्कि यहाँ रसातल भी हैं जो केवल नौ-नरकों की भूमि में पाए जा सकते हैं। शक्तिशाली ऊंचे लोग कई छिपे हुए कक्षों और खजानों की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा कई कमरों के द्वार पर कई महान हत्या संरचनाएं भी खुदी हुई हैं। बस एक को छूने से हत्या संरचना सक्रिय हो जाएगी। ये जियाओ आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक बार फिर उन्होंने किसी व्यक्ति की खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए इज़ेओर टॉम्ब ऑफ एशियंट्स के निर्माता को धन्यवाद दिया, अन्यथा उसके लिए डेथ सोर्स क्रिस्टल प्राप्त करना बहुत कठिन होता। ये जियाओ ने जल्द ही ग्रैंड हॉल का पता लगा लिया जो कि पहले उसका लक्ष्य भी था, और फिर सीधे वहां टेलीपोर्ट किया गया। यहां आने का उनका उद्देश्य डेथ सोर्स क्रिस्टल प्राप्त करना था। जहां तक बाकी सब चीजों की बात है, उन्हें भाग्य वाले के आने और उन्हें ले जाने पर छोड़ा जा सकता है। आखिरकार उसकी ताकत के साथ उसे पूर्वजों के अजूर मकबरे में बिखरे हुए खजाने के लिए लड़ने और उसे छीनने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये जियाओ बड़े हॉल में दिखाई दिए तो उन्होंने 7 विशाल स्तंभों को आकाश को छूते देखा। यहाँ कोई छत नहीं थी, केवल अंधेरा तारों वाला आकाश था। ये 7 विशाल स्तंभ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर बरसने वाले दिव्य प्रकाश के 9 स्तंभों के समान थे। ये कोई साधारण खंबे नहीं है, बल्कि वे रास्ते हैं जो पूर्वजों की वास्तविक कब्र तक ले जाएंगे। ये जियाओ ने इन 7 स्तंभों को देखते हुए बुदबुदाया। रानी की जानकारी में इस मकबरे के बारे में सब कुछ शामिल था, जिसमें इन 7 स्तंभों की जानकारी भी शामिल थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस युग में अराजकता का जन्म हुआ और जीवन दिखाई देने लगा, उस समय 9 लोग तेजी से सत्ता में पहुंचे। ये 9 लोग 9 अलग अलग जातियों से आए थे: मानव, स्वर्गीय दानव, एबिसल्स, स्काई इमोर्टल्स, इल्यूसिरी शैडो रेस, मूनलाइट एल्फ रेस, शैडो फ्लेम ड्रैगन रेस,
फ्रॉस्टबॉर्न रेस और फीनिक्स सेंडेंट रेस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें CH328 यह कार्रवाई का समय है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 328 यह कार्रवाई का समय है। पहले युग में 9 अलग अलग जातियों के 9 लोग तेजी से सत्ता में आए। ये 9 लोग ह्यूमन रेस, हेवनली डेमन रेस, एबिसल रेस, स्काई इमोर्टल रेस, इल्यूसिरी शैडो रेस, मूनलाइट एल्फ रेस, शैडो फ्लेम ड्रैगन रेस, फ्रॉस्टबॉर्न रेस और फीनिक्स सेंडेंट रेस से आए थे। उस युग के अंत में 9 सर्वोच्च विशेषज्ञों के नेतृत्व में इन 9 जातियों के बीच युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध अराजकता का प्रथम राजा बनने का युद्ध था। वास्तव में 10वीं सबसे शक्तिशाली जाति स्पिरिटास जाति भी थी। हालांकि उन्होंने तटस्थ रहना चुना और उन मामलों में कभी कार्यवाही नहीं की जो उनकी अपनी जाति से संबंधित नहीं थे। अराजकता का पहला राजा बनने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद 8 जातियों के 8 पूर्वज सफल हो गए। विजेता युमिंग हाओ नामक व्यक्ति था जो इल्यूसिरी शैडो रेस का पूर्वज था। 8 जातियों के 8 पूर्वज सफल रहे और भारी रूप से घायल हुए और उनमें से एक की मृत्यु हो गई। मरने वाला व्यक्ति स्वर्गीय दानव जाति से था। इससे स्वर्गीय राक्षसों को अराजकता में मौजूद सभी जातियों और जीवन से नफरत होने लगी। वे तुरंत अराजकता के दुश्मन बन गए और हर जगह परेशानी पैदा करने लगे। जहां तक शेष 7 पूर्वजों की बात है, वे जानते थे कि उनकी चोटें भारी थीं और कुछ हजार वर्षों में मर जाएंगे। कुछ भी उनकी जान नहीं बचा सका। अंत में वे 7 इकट्ठे हुए और पूरी तरह से अजनबियों के लिए विरासत छोड़ने का फैसला किया। वे एक ऐसे देश में पहुंचे जो नए युग की शुरुआत में ही पैदा हुआ था, जो कि दूसरा युग भी था। यह भूमि मिस्टिक फॉल्स की भूमि थी। मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर आने के ठीक बाद उन्होंने हर जाति के प्राणियों से रक्त सार इकट्ठा किया और फिर उन्होंने पूर्वजों का नीला मकबरा बनाया जहां 7 पूर्वजों को दफनाया गया है। उन्होंने इस मकबरे को इस तरह बनाया कि केवल इस भूमि के मूल निवासी ही इसके अंदर प्रवेश कर सकें। यदि कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है तो उसे इस भूमि के मूल निवासियों से मदद मांगनी होगी। हालांकि फिर भी वे बाहरी लोग केवल इस भूल भुलैया जैसी संरचना का ही पता लगा सके, पूर्वजों की वास्तविक कब्रों का नहीं। केवल इस भूमि का मूल निवासी ही प्रत्येक स्तंभ से एक रास्ता खोल सकता है और किसी प्राचीन की वास्तविक कब्र में प्रवेश कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये 7 स्तंभ 7 अलग अलग जातियों के पूर्वजों की कब्रों तक जाने का रास्ता हैं। इनमें सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने वाले प्रथम रसूखदार भी थे। कोई नहीं जानता कि वह रसातल पूर्वजों के अजूर मकबरे को बनाने के लिए क्यों सहमत हुआ, लेकिन इस भूमि के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी पारित एक सिद्धांत है जो लंबे समय से खो गया है। किंवदंती कहती है कि एबिसल्स के पूर्वज के पास एक सर्वोच्च खजाना था। वह किसी को भी अपना सर्वोच्च खजाना नहीं देना चाहता था, यहाँ तक कि एबिसल जाति के अपने रिश्तेदारों को भी नहीं। इसलिए उसने उस खजाने को अपनी कब्र पर ले जाने का फैसला किया। रानी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से ये जियाओं को पता था कि वास्तव में एक नहीं बल्कि 2 सर्वोच्च खजाने थे। वे यिन और यांग स्रोत क्रिस्टल थे। ये 2 स्रोत क्रिस्टल एबिसल्स के पूर्वज के कब्जे में थे। अपनी मृत्यु में भी वे इन दोनों खजानों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वे इन दोनों खजानों को अपनी कब्र पर ले गया। साथ ही उसने अपनी कब्र में कई उच्च स्तरीय जाल बिछाए, जिससे सर्वोच्च विशेषज्ञों के लिए भी उसकी कब्र पर छापा मारना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो सबसे अधिक कर सकता है वे है उसकी विरासत को प्राप्त करना। बस इतना ही। ये जियाओ उन 2 खजानों
ये इन और यांग सोर्स क्रिस्टल्स को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। अब ये जियाओ के सामने पहला सवाल यह था कि पूर्वज बिसल की कब्र का प्रवेश द्वार कैसे खोला जाए। केवल इस भूमि के मूल निवासी ही प्रवेश द्वार खोल सकते थे और हु जियाओ ने प्रवेश नहीं किया। लेकिन क्या ये जियाओ को इतनी महत्वपूर्ण जगह का प्रवेश द्वार खोलने के लिए वास्तव में किसी की मदद की जरूरत है? वास्तव में कुछ प्रयासों से वे निश्चित रूप से पूर्वजों के अजूर मकबरे के प्रवेश द्वार को खोलने का एक रास्ता खोज सका। हालांकि इससे उनका काफी समय बर्बाद हुआ होगा। रानी जल्दी में थी, इसीलिए उसने हु जियाओ से उसके लिए प्रवेश द्वार खुलवाया। जहां तक दूसरे प्रवेश द्वार की बात है जो उसे पूर्वज बिसल के वास्तविक मकबरे के अंदर ले जाएगा, ये जियाओ को खुद ही रास्ता खोजना होगा। उसे कम से कम कुछ प्रयास करने होंगे ताकि वे उन नियम स्रोत क्रिस्टल को प्राप्त करने के योग्य हो सके। यदि सब कुछ उसके सामने रखा गया है तो ये जियाओ शक्तिशाली कैसे बन सकता है? वह एक महत्वपूर्ण अनुभव खो देगा जो शायद उसके भविष्य के विकास की कुंजी बन सकता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ की एक बार मदद की गई थी, लेकिन वे पहले ही काफी था। दूसरी बार उसे खुद ही रास्ता खोजना होगा। ये जियाओ ने पूर्वज रसातल के स्तंभ को छुआ और इसने तुरंत ये जियाओ पर रसातल ऊर्जा की किरणें फेंक दी। ये जियाओ ने आसानी से उन किरणों का मुकाबला किया और पूरी तरह से खंबे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अनगिनत प्राचीन पैटर्न की खोज की। ये पैटर्न प्राचीन बेसल पैटर्न थे जो दिव्य शिलालेखों के समान थे लेकिन पूरी तरह से अलग थे। ये जियाओ को दोनों में से किसी के बारे में शून्य ज्ञान था। वह वहीं बैठ गया और अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगा। अचानक ये जियाओ ने कुछ प्रयास करने के बारे में सोचा। वह किसी तरह से उपयोगी हो सकता है। आप दरख्त रेखा सक्रिय करें। जिस क्षण ये जियाओ ने ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी को सक्रिय किया, उसने खुद को एक महत्वपूर्ण क्षण में पाया क्योंकि उसके भीतर एक असाधारण परिवर्तन हो रहा था। ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी को सक्रिय करने पर परिवेश में तत्काल परिवर्तन हुआ। एक बार का सामान्य वातावरण एक अवास्तविक लाल रंग में बदल गया, जिससे सब कुछ एक भयानक लाल रोशनी में नहा गया। इस परिवर्तन ने ये जियाओ के शरीर में प्रवाहित होने वाली अपार ऊर्जा की अभिव्यक्ति की भी शुरुआत की। यह ऊर्जा विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। बहुत जल्द ये जियाओ के शरीर से एक बहुत शक्तिशाली और विनाशकारी ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा बाहर की ओर विकीर्ण हुई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। यह एक ऐसी शक्ति की तरह थी जो अंतरिक्ष सहित किसी भी चीज को संभावित रूप से बाधित और चकनाचूर कर सकती थी। जैसे ही कैलामिटिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हुई, ये जियाओ में शारीरिक परिवर्तन हुए। उसकी आंखों में परिवर्तन आ गया। उसकी पिछली काली आंखें गहरे लाल रंग में बदल गईं। हालांकि वे सिर्फ लाल नहीं थे, उनकी चमक में बैंगनी रंग का अनोखा मिश्रण था। ये जियाओ का खेती स्तर अपरिवर्तित रहा। वह अभी भी शक्ति के उसी स्तर पर था जिस स्तर पर वह आपदा की रक्त रेखा को सक्रिय करने से पहले था। हालांकि उसकी ताकत की प्रकृति में काफी सुधार हुआ। यह उच्च गुणवत्ता का हो गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि खेती में कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं होने पर भी वे और अधिक दुर्जय हो गया। उदाहरण के लिए, यदि पहले वे एक साथ केवल 5 अराजकता संप्रभुओं से लड़ सकता था, तो अब वह 10 अराजकता संप्रभुओं से लड़ सकता है। संक्षेप में, उसकी युद्ध क्षमता कम से कम 2 गुनी हो गई थी। विपत्ति कफन आपदा की रक्त रेखा ने ये जियों को 4 अद्वितीय और बेहद शक्तिशाली क्षमताएं प्रदान की। आपदा कफन उनमें से एक है। जैसे ही उसने कैलामिटिक कफन को सक्रिय किया, विनाशकारी ऊर्जा उसके शरीर से उठने लगी और उसे एक सुरक्षात्मक परत में ढक दिया। यह विनाशकारी ऊर्जा का एक सुरक्षात्मक आवरण था।
यह कफन एक अभेद्य रक्षा के रूप में कार्य करता है, जो उसे किसी भी नुकसान के प्रति अभेद्य बना देता है। यह उनकी सबसे विश्वसनीय रक्षात्मक क्षमता थी, जो संकट के क्षणों में उनके जीवन की रक्षा करने में सक्षम थी। अपने रक्षात्मक गुणों के अलावा कैलामिटी कफन ने एक ऐसी आभा उत्सर्जित की जिसका आसपास के वातावरण पर अस्थिर प्रभाव पड़ा। यह आसपास की ऊर्जा और पदार्थ के संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे इसके दायरे में किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के लिए अराजकता पैदा हो सकती है। यह प्रयास करने का समय है, ये जियाओ ने चुपचाप बुदबुदाया। एक गहरी सांस ली और एक बार फिर पैतृक रसातल के स्तंभ की ओर देखा। कैलामिटी कफन सक्रिय होने के साथ ये जियाओ ने धीरे से अपना हाथ पैतृक रसातल के स्तंभ पर रखा। वुश जैसे ही उसने ऐसा किया, इस अथाह ऊर्जा के उछाल ने उसके शरीर में घुसपैठ करने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले कि वह अंदर जा पाता, ये जियाओ के शरीर में व्याप्त विनाशकारी ऊर्जा सक्रिय हो गई। यह ऐसा था मानो विनाशकारी ऊर्जा को अथाह ऊर्जा के लिए तीव्र भूख थी, जो तुरंत उसके प्रभावों को अवशोषित और खत्म कर देती थी। यदि कोई बारीकी से नहीं देखता है, तो वे सोचेगा कि अथाह ऊर्जा का अस्तित्व मिटा दिया गया है। हालांकि ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सका। चाहे ऊर्जा का कोई भी रूप हो, वे कभी लुप्त नहीं होते। वे सदैव विद्यमान रहते हैं। यह काम कर सकता है। ये जियाओ मुस्कुराया और उत्साहित हो गया। अब जब उन्होंने अपने मन में रखे एक सिद्धांत की पुष्टि कर दी है, तो कार्रवाई का समय आ गया है। नरक परिवर्तन जैसे ही ये जियो ने अपनी डोमेन प्रकार की क्षमता लॉन्च की, ग्रैंड हॉल पूरी तरह से बदल गया। यह विनाश का एक विशाल संसार बन गया। जमीन लाल मैग्मा से भरी हुई थी, जो किसी भी चीज को जला सकती थी। समय समय पर कई स्थानों पर विस्फोट होते रहे। आकाश बिल्कुल अंधकारमय था, मानो वह नरक ही हो। नाइन हिल डोमेन और एज़ोर टॉम्ब ऑफ एशिएंट्स के ग्रैंड हॉल के बीच कोई समानता नहीं थी। यदि ऐसा कुछ था जो यह बता सकता था कि यह ग्रैंड हॉल हुआ करता था, तो वहां प्राचीन काल के 7 स्तंभ थे। ये जियाओ यहीं नहीं रुका। उन्होंने जो पहला कदम उठाया वह खुद को पूरी तरह से विनाशकारी ऊर्जा में ढकने का था। दूसरा कदम अपना क्षेत्र बनाना था। इसलिए उन्होंने डोमेन प्रकार की क्षमता को सक्रिय किया। अभी अंतिम कदम उठाना बाकी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। 129 अध्याय 329:1 भयानक स्थिति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 329 अध्याय 329:1 भयानक स्थिति। यह अंतिम चरण का समय है। ये जियाओ रसातल पूर्वज के स्तंभ को देखकर उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। अगर यह तरकीब काम कर गई तो उसका काफी समय जरूर बचेगा। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी। ये जियाओ ने अपनी 9वीं और सबसे विशेष नियंत्रण प्रकार की क्षमता को सक्रिय किया। उसकी पीठ के पीछे अलौकिक लेकिन विनाशकारी आभा से भरा एक विशाल पेड़ उगाया। ये जियाओ ने पेड़ की जड़ों को नियंत्रित किया और उसे खंभे में घुसाने की कोशिश की। टकराना। हालांकि एक बल ने उसके हमले का जवाब दिया और जड़ों को बलपूर्वक नष्ट कर दिया गया। ये जियो टूटी हुई जड़ों पर एबिसल एनर्जी को चमकते हुए देख सकता था। लगता है मेरी योजना विफल हो गई। ये जियाओ ने अफसोस की सांस ली और फूट फूट कर मुस्कुराया। उस प्रवेश द्वार को जबरदस्ती खोलना इतना आसान कैसे हो सकता है, जो उसे पूर्व एबिसल की वास्तविक कब्र तक ले जाएगा। जैसे ही ये जियाओ निराश हुआ, उसकी नजर टूटी हुई जड़ों पर पड़ी। वह टूटी हुई जड़ के माध्यम से मकड़ी जाल जैसी रेखाओं को हर जगह फैलते हुए देख सकता था और गहरी ऊर्जा के अवशेष को क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी द्वारा अवशोषित किया गया था। उसी समय नई जानकारी सीधे ये जियाओ के दिमाग में चली गई। क्या बात है?
क्या यह भी संभव है? ये जियाओ को बहुत झटका लगा और यह समझने के बाद कि सब कुछ सच में हुआ, वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जैसा कि प्राइमर्डियल बिगिनिंग क्रिएशन ड्रैगन की सबसे कीमती क्षमता से उम्मीद की जाती थी, यह बिल्कुल एक सरल क्षमता है। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री एक क्षमता है जिसे येजियो ने स्वर्ग में 9वें पैतृक ड्रैगन से प्राप्त किया था। 9वां पैतृक ड्रैगन प्राइमर्डियल बिगिनिंग क्रिएशन ड्रैगन था, और दुर्भाग्य से इस ड्रैगन की उपस्थिति 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीकी खेती को पूरा करने के लिए ट्रिगर थी, एक खेती तकनीक जिसे उन्होंने स्वर्ग में वापस खेती की थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस तकनीकी खेती के बाद 9 पैतृक ड्रैगन ने उनका शरीर छोड़ दिया। हालांकि उनके जाने से पहले ये जियो कैओस के कमल की मदद से प्रत्येक पैतृक ड्रैगन से एक विशेष क्षमता रखने में कामयाब रहे, जो उस समय भी एक बीज था। 9वां पैतृक ड्रैगन भी ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ ये जियो ने सबसे कम समय बिताया था। ये जियो के अराजकता में पुनर्जन्म के बाद उसकी 9 विशेष क्षमताएं मूल रूप से बदल गईं और अराजकता में इस्तेमाल होने के लिए उपयुक्त हो गईं। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसकी 9 विशेष योग्यताओं की शक्ति भी बढ़ती गई। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री ये जियाओ ने इस क्षमता का उपयोग केवल कुछ ही बार किया था। उसने सोचा कि वह इस क्षमता के बारे में पूरी जानकारी रखता है। उसने सोचा कि क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री केवल उसके लिए एक क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है, चाहे वह क्षेत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस क्षमता की दूसरी विशेषता जो ये जियो को पता थी वह यह थी कि क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री विकृत स्थान को स्थिर कर सकता है। वास्तव में यह उस दुनिया के स्थान को भी स्थिर कर सकता है जो विनाश की प्रक्रिया में है, और उस दुनिया के साथ साथ उस प्रक्रिया पर भी नियंत्रण हासिल कर सकता है जो विनाश का कारण बन रही है। हालांकि अब जाकर ये जियो को इस क्षमता की तीसरी विशेषता का पता चला। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री एक बार किसी भी ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद उसके अनुकूल हो सकता है, किसी भी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और उस ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है। यह इस क्षमता का एक अद्भुत गुण था जिसे येजियो ने इतने महत्वपूर्ण क्षण में खोजा था। यह क्षमता लगभग रानी की क्षमता की तरह है, जहां वे बहुत ही कम समय में किसी भी स्थिति, यहां तक कि उग्र अराजकता ऊर्जा को भी अपना सकती है। रानी की इस क्षमता का पता ये जियाओ को तब चला जब वे उसे स्वर्ग से बाहर लाया और पहली बार अराजकता के शून्य में कदम रखा। ये जियो ने एक बार फिर क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री की जड़ों को नियंत्रित किया। पहले के विपरीत इस बार जड़ें अथाह ऊर्जा ले जा रही थीं। जब जड़ों ने खंबे को छुआ तो खंबे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यह ऐसा था मानो स्तंभ ने सोचा हो कि अथाह ऊर्जा अपने स्रोत की ओर लौट रही है। हालांकि यह स्तंभ की गलतफहमी थी जिसने ये जियो को अपना हमला शुरू करने की अनुमति दी। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री की कई जड़ें खंबे में घुस गईं, लेकिन खंबे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और जब स्तंभ को पता चला कि कुछ गड़बड़ है और उसने प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जियाओ ने पहले ही रसातल पूर्वज के स्तंभ पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हालांकि ये जियो ने अभी भी एबिसल पूर्वज की तैयारी को कम करके आंका बूम। जैसे ही ये जियाओ ने खंबे पर नियंत्रण हासिल किया, ऐसा लगा जैसे उसने कोई वर्जित काम किया हो। एक पल में हवा और बादलों ने उसके 9 हेल डोमेन के अंदर रंग बदल दिया। गड़गड़ाहट और बिजली चमकी, और खून के बादल ने एक खूनी तूफान खड़ा कर दिया। इस स्तंभ के कारण वास्तव में उसके क्षेत्र के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आईं। यह जानना होगा कि 9 हेल डोमेन ये जियो का डोमेन था। इसका मतलब यह भी है कि ये जियो इस डोमेन का मास्टर है। जब तक ये जियाओ नहीं चाहेगा, ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ये बातें हुई
और इसका कारण स्पष्ट रूप से वह स्तंभ था जो उसके क्षेत्र के अंदर था। यदि यह स्तंभ उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता तो इसका ये जियाओ के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि मैग्मा की पूरी भूमि को किसी प्रकार की उत्तेजना प्राप्त हुई है, क्योंकि वे अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। तीव्र ऊर्जा के एक झोंके के बाद पृथ्वी विभाजित हो गई। एक भयानक दरार अचानक प्रकट हुई और उसने तुरंत उसके पैरों के नीचे की जमीन को टुकड़ों में काट दिया। खुलाइए जियाओ को पता था कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। वह जोर से चिल्लाया और कब्र का प्रवेश द्वार खोलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक लाल बत्ती चमकी और अंततः खंबे में एक जगह खुल गई। उसी समय पृथ्वी की गहराई से एक तेज दबाव उठा। ये जियाओ पर भारी दबाव पड़ा। अत्याचारी और दबंग शक्ति अनगिनत राक्षसी पंजों की तरह थी जो ये जियाओ को अलग करने की कोशिश कर रही थी और उसे दरार वाली जमीन की ओर खींच रही थी। धरती फटती रही और तेज हवा नीचे दबती रही। ये जियाओ के आसपास की जगह एक मांस की चक्की में बदल गई जो लगातार टूटती रही। जैसे ही उन्होंने ये जियो पर हमला किया, अंतरिक्ष का अशांत प्रवाह तूफान के समर्थन में तेज ब्लेड में बदल गया। ये ब्लेड बहुत मजबूत थे, हालांकि ये जियाओ कैलामिट के कफन में छिपा हुआ था। जैसे ही ये ब्लेड करीब आए, वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। हालांकि टक्कर के प्रभाव के कारण ये जियाओ फिर भी उड़ गया और उसके मुंह से खून की धार निकल गई। यह देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, ये जियाओ के पास कुछ भी बेकार करने का समय नहीं था। उसकी आकृति चमक उठी और वह अंतराल के सामने आ गया। फिर बिना एक क्षण भी देर किए वह खाई में कूद पड़ा। जब वह खाई में कूदा तो पूर्वजों का पूरा नीला मकबरा कांप उठा। उसी समय ये जियो का 9 हेल डोमेन गायब हो गया। स्तंभ को नियंत्रित करने वाला विशाल वृक्ष भी गायब हो गया। यदि ये जियाओ यहाँ होता तो वह यह देखकर चकित रह जाता कि राजसी ग्रैंड हॉल में अनगिनत दरारें थीं। दीवारों और फर्श का तो जिक्र ही नहीं, जो पहले से ही दरारों से भरे हुए थे। यहाँ तक कि आसमान पर भी भारी ताकत से हथौड़ा चला था, जिससे वहां दर्पण जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। यह बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिला। जहां तक ये जियाओ की बात है, जैसे ही वे खंबे पर उसके द्वारा खोले गए गैप में कूदा, एक भयानक चूषण बल उस पर बंद हो गया और जबरदस्ती उसे चूसता रहा। ये जियाओ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह हैरान था कि उसे अपने शरीर में बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हो रही थी। मानो उसकी सारी साधना और शक्ति उसके शरीर से निकल गई हो। जैसे जैसे उसका शरीर असीम अंधेरे में गिरता जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अथाह रसातल की ओर जा रहा हो। बूम! ये जियाओ के जमीन पर उतरते ही पृथ्वी कांप उठी और चट्टानों और अन्य सामग्रियों के टुकड़े हर जगह उड़ गए। ये जियाओ को पहले ही महसूस हो गया था कि उसकी सारी ताकत उसके शरीर से निकल गई है। जब वह उतरा तो उसे प्रभाव महसूस हुआ और प्रभाव को रोकने में उसकी मदद करने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। उसकी शक्ति के लुप्त होने के साथ ही विपत्ति की रक्त रेखा भी स्वतः ही निष्क्रिय हो गई थी और विपत्ति का कफन उसके शरीर से गायब हो गया था। इस प्रभाव से ये जियाओ को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसकी कई हड्डियां कुचल गई हैं। वह खुद को रोक नहीं सका और उसकी भयानक चीख निकल गई और वह बेहोश हो गया। उस भूमि में जहां स्पिरिटास जाति रहती थी, रानी को इस जाति के नेता के सिंहासन पर आलस्य से बैठे देखा जा सकता था। उसकी मुद्रा आरामदायक थी। वह अपनी ठुडी को मुट्ठी से सहारा दे रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना आंखें खोले वह बुदबुदाई, अच्छा, वह वहां गया है। ऐसा लगता है कि एबिसल ने अपनी कब्र में सोने से पहले वे सभी चीजें तैयार कर ली थीं जो मैंने उसे करने के लिए कहा था। जियाओ लोंग की ताकत गायब हो गई है।
यह उसके लिए नरक का अनुभव करने का समय है। जैसे ही उसने सौम्य स्वर में बात की, उसने अपनी आंखें खोली, जो गहरे हरे रंग की चमक से चमक रही थीं। फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या तुम मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार की गई इस परीक्षा के प्रभाव को सहने में सक्षम होगे, या तुम इससे अभिभूत हो जाओगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश साइट मैप दान करेंसी CH330 विदेशी भूमि। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 330 विदेशी भूमि। ये जियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक पूरी तरह से अपरिचित जगह में पाया। वह किसी अंधेरी गुफा या किसी भूमिगत स्थान के अंदर नहीं था। इसके बजाय वह एक विशाल टावर जैसी संरचना के सामने खड़ा था। यह कई मंजिलों वाला एक रेस्तरां था। यह कौन सी जगह है? क्या मैं रसातल पूर्वज के स्तंभ में एक छेद से नहीं गिर रहा था? ये जियाओ बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें लगा कि पहले यह पता लगाना अधिक आवश्यक है कि क्या हो रहा था। इधर उधर पूछने के बाद ये जियाओ को पता चला कि यह ताकतवर गड़गड़ाहट की भूमि थी। वह पहले जिस विशाल मीनार जैसी संरचना में खड़ा था, वे क्लियर स्काई सिटी का एक आलीशान रेस्तरां था। इसमें 9 मंजिलें हैं। आज वहां बड़े बड़े विशेषज्ञों का जमावड़ा था, जो एक प्राचीन विशेषज्ञ की बर्बादी के बारे में कुछ बात करने वाले थे। कुछ घंटों बाद ये जियाओ को अंततः विश्वास हो गया कि ऐसा लगता है कि उसे पूरी तरह से विदेशी स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया है। इस शहर के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर कुछ खास था तो वह था विशेषज्ञों का जमावड़ा, जो एक प्राचीन विशेषज्ञ की बर्बादी के बारे में बात करने वाले थे। अंत में ये जियाओ ने उस रेस्तरां में जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह फिर से रेस्तरां की ओर चला, उसने लोगों से प्राप्त जानकारी के बारे में सोचा। इस शहर में 3 महान प्रतिभाएं थीं, और ये 3 प्रतिभाएं 3 महान शक्तियों से आई थीं। तीनों सेनाओं के 3 महान प्रतिभाशाली लोग एक साथ एकत्र हुए थे, और वे ही कई दसियों हजार मील के दायरे वाले इस शहर के सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा कर रहे थे। 3 प्रतिभाशाली लोग लिन परिवार से लिन हुओ थे, कैंग परिवार से कैंग हे, और वू परिवार से वू जियोंग। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि हजारों लोग उसमें समा सकते थे। ये जियाओ जल्द ही रेस्तरां में पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने प्रवेश द्वार पर बड़ी भीड़ देखी तो वे दंग रह गए। यहाँ बहुत ज्यादा लोग जमा थे, और वे सभी कम से कम रहस्यवादी संप्रभु थे। वहां सैकड़ों अराजक संप्रभु भी थे। यह कैसी जगह है? ये जियाओ ने पहले कभी इतने सारे विशेषज्ञों को एक जगह इकट्ठा होते नहीं देखा था। वह सचमुच स्तब्ध और उत्सुक था। विशेषज्ञों का यह जमावड़ा सार्वजनिक था। जो कोई भी खुद को जीनियस समझता है वे आ सकता है, लेकिन यह जियाओ ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने सारे जीनियस होंगे। कुछ दूरी पर उसे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जब वह लोगों के समूह के बीच खड़ा था तो उसके शरीर के चारों ओर अराजकता संप्रभु क्षेत्र के योद्धा की आभा उभर रही थी। वह मुर्गियों के झुंड के बीच एक क्रेन की तरह दिखता था, बहुत ही आकर्षक। अंकल, इस बार यह प्रतिभाशाली लोगों का जमावड़ा है। आप पहले से ही बहुत बूढ़े हैं और केवल एक अराजक शासक हैं। आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? बूढ़े व्यक्ति के बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। जब ये जियो ने केवल शब्द सुना तो वे भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। हे, तुम मुझसे इतनी छोटी नहीं हो। अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति दूसरे पक्ष की छेड़खानी पर ध्यान न देते हुए मंद मंद मुस्कुराया। तुम्हारा भाई कौन है? बूढ़े चाचा, मैं केवल 10 लाख वर्ष का हूँ। मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ।
बात सिर्फ इतनी है कि मैं थोड़ा बूढ़ा दिखता हूँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने समझाया। एक बूढ़े आदमी द्वारा उसे बूढ़ा कहा जाना उसे नागवार गुजरा। टस्क, आप पहले से ही 10 लाख वर्ष के हैं और आप अभी भी खुद को जीनियस कहने का साहस करते हैं। आपको बदनामी से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के अलावा एक अन्य व्यक्ति, जो कम उम्र का लग रहा था, ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाया। यह युवक शानदार हरे रंग के कपड़े पहने हुए था और उसकी अभिव्यक्ति अहंकारपूर्ण थी। जब उसने उन दोनों को देखा तो उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। वह अहंकार पूर्वक बोलता रहा, तुम दोनों को चले जाना चाहिए। यह प्रतिभाओं का जमावड़ा है, यह हम युवाओं की दुनिया है। युवक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यह सही है, इस जगह को छोड़ दो। बूढ़े आदमी उसके बगल वाले एक अन्य युवक ने कहा, तुम क्या जानते हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और धीरे से बुदबुदाया, मैं यहाँ जीनियस पार्टी में भाग लेने के लिए नहीं आया हूँ। यदि बर्बादी की जानकारी नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ आता? दूरी में ये जियाओ यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। किसी कारण से उसे वह युवक परिचित लगा जो अहंकार पूर्वक बात कर रहा था, हालांकि उन्हें उसकी याद ही नहीं आती थी। क्या मैं उसके जैसे रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को जानता हूँ? ये जियाओ बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि उसकी यादें सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। उसे तो याद ही नहीं रहा। वह बस यही महसूस करता रहा कि वह युवक कोई परिचित है। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और उनकी बात सुनता रहा। प्रत्येक मंजिल के प्रवेश द्वार पर गार्ड तैनात हैं। यदि कोई ऊंची मंजिल में प्रवेश करना चाहता है तो उन्हें पहले गार्डों को हराना होगा या यह साबित करना होगा कि उनके पास मंजिल तक जाने के लिए आवश्यक साधना आधार है। वे दूसरी मंजिल तक भी नहीं जा सकते। वे आज्ञाकारी रूप से पहली मंजिल पर क्यों नहीं रहते? यह सही है, हमें रेस्तरां की 7वीं मंजिल पर जाना होगा। केवल सच्चे प्रतिभाशाली लोग ही 7वीं मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं और लीहू और 2 अन्य लोगों से मिल सकते हैं। ये पुराने साथी केवल पहली मंजिल पर ही रह सकते हैं। सभी लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। ये जियाओ ने यह भी समझा कि अभी भी स्तर है। रेस्तरां बहुत बड़ा था और काफी जगह घेरता था। यह 9 मंजिला इमारत थी। इनमें से अधिकतर विशेषज्ञ पहली मंजिल पर रुके थे। वे अपनी क्षमताओं से अवगत थे और पूरी तरह से भाग्य की खातिर आए थे। इसके अलावा इस रेस्तरां में मुफ्त में खाना खाना भी एक सौभाग्य की बात थी। यहाँ मौजूद कम से कम आधे लोगों के पास दूसरी मंजिल पर जाने की योग्यता नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी केवल रहस्यवादी संप्रभु थे। जब एक अराजक संप्रभु अंदर आया तो कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि वे प्रतिभाशाली थे दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। प्लॉप प्लॉप, लेकिन जल्द ही कई लोग बदहवास हालत में सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। केवल अराजकता संप्रभु क्षेत्र के मध्य चरण के लोग ही दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। जहां तक आप हारने वालों की बात है तो बेहतर होगा कि आप सभी पहली मंजिल पर ही रहें। एक ठंडी आवाज आई। प्लॉप प्लॉप, अधिकाधिक लोग नीचे लुढ़कते गए। ये सभी अस्तित्व थे जो सोचते थे कि वे प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन सभी को कुत्तों की तरह फेंक दिया गया। हा, छोटे प्रतिभाशाली, तुम्हें आना चाहिए। घटनास्थल पर मौजूद एकमात्र बूढ़ा व्यक्ति हंसा और उस युवक की ओर हाथ हिलाया जिसने उसे पहले चिढ़ाया था। अंतिम चरण के कैओ संप्रभु क्षेत्र योद्धा के रूप में बूढ़ा व्यक्ति दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए योग्य था। वह युवक गंदगी खा रहे कुत्ते की तरह गिरकर बहुत दुखी लग रहा था। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, फिर घूम गया और दूसरी तरफ चला गया, जाहिर तौर पर खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था।
ऐसा लगता है कि वे जिस खंडहर के बारे में बात करने जा रहे हैं वे बहुत खास है। उन्होंने खेती के आधार के लिए एक मंजिल तक जाने की शर्त भी रखी है, और ऐसा लगता है कि सातवीं मंजिल के बारे में कुछ खास है। हो सकता है केवल वे ही जा सके जो जा सकते थे इस रेस्तरां की सातवीं मंजिल तक खंडहर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, ये जियाओ ने अपने दिल में सोचा। साथ ही उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। बस दूसरी मंजिल पर चढ़ने की आवश्यकता अराजकता संप्रभु क्षेत्र का मध्य चरण है। उपरोक्त मंजिलों के बारे में क्या? यह भूमि किस प्रकार की जगह है? यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ क्यों हैं? यह जानते हुए कि वे उत्तर नहीं ढूंढ पाएगा, उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए बड़े कदम आगे बढ़ाए। उनकी अगली मंजिल इस रेस्तरां की दूसरी मंजिल थी। दरवाजे पर दो अधेड़ उम्र के आदमी पहरा दे रहे थे। वे अराजकता संप्रभु क्षेत्र के योद्धा के मध्य चरण थे। भीड़ को दबाने के लिए उन्होंने अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया। हम्प, एक और लापरवाह आदमी, वह अभी अराजकता संप्रभु क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है और उसने सीढ़ियां चढ़ने का साहस किया है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह एक प्रतिभाशाली है? लोग ये जियाओ पर हंसने लगे और उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन ये जियाओ ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अराजकता संप्रभु क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। जब दोनों गार्डों ने ये जियाओ को देखा और उसके खेती के आधार को महसूस किया तो उनके चेहरे काले पड़ गए। उन दोनों ने तुरंत ये जियाओ पर हमला कर दिया, एक ने बाएं से और एक ने दाएं से। शुआ शुआ जैसे ही वे ये जियाओ की ओर बढ़े, तेज हवा चलने लगी। दोनों गार्डों का लक्ष्य ये जियाओ की जान लेना नहीं था। मंजिल पर चढ़ने के लिए दो शर्तें हैं। एक योद्धा को या तो आवश्यक साधना आधार पूरा करना होता है या उन्हें रक्षकों को हराना होता है। चूंकि ये जियाओ पहली शर्त में विफल रहा, इसलिए उसे दूसरी शर्त पूरी करनी होगी, नहीं तो औरों की तरह वे भी फर्श पर आ जाएंगे। यह महज एक परीक्षा थी और इसका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था। जब दोनों गार्डों ने मुक्का मारा तो तेज हवा की सीटी बजने लगी। हालांकि इसकी ताकत बहुत अच्छी नहीं थी। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइट मैप दान करें।